18 साल की उम्र में मुझे सड़क किनारे एक ऐसी छोटी गैंगस्टर लड़की मिली थी जिसे कोई अपनाना नहीं चाहता था। मैंने उसे बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी उसके दिल को गर्माहट नहीं दे पाया। फिर एक दिन उसका पहला प्यार वापस आया और तब मुझे समझ आया कि उसके अंदर भी नरमी है, बस वो मेरे लिए नहीं थी। जिस दिन मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया उस दिन मैंने झूठ बोला था, मैं अभी जाकर आता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं कभी वापस नहीं लौटा। 7 साल बाद फिल्म सेट पर हमारी फिर मुलाकात हुई। अब वह एक मशहूर फिल्म स्टार और नई नई बनी बेस्ट एक्ट्रेस थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, तुमने कहा था अभी लौट कर आओगे, फिर आखिर गए कहाँ थे? मेरे हाथ पसीने से भीग गए। नई फिल्म क्वीन बाई निंगबिंग मुझसे सिर्फ 5 मीटर पीछे खड़ी थी। अगर मैं पलट जाता तो सीधे उससे आमना सामना हो जाता। बाय मैडम। अगला सीन आपके एक्स बॉयफ्रेंड से दोबारा मिलने का है। आपको उसमें लगाव और बिछड़ने का दर्द दिखाना है। बाय निंगबिंग हल्का सा हंसी। लगाव? मुझे नहीं लगता ऐसा सही है। जब कोई एक्स बन चुका हो तो फिर क्या लगाव? उसकी आवाज आज भी वैसी ही ठंडी और शांत थी। 18 साल की उम्र में भी वह इसी आवाज में कभी प्यार से कभी गुस्से से मुझे शियाओ कहकर बुलाती थी। पीछे बातचीत चलती रही। असिस्टेंट डायरेक्टर क्या बोल रहा था वो मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन बाय निंगबिंग की ठंडी आवाज साफ मेरे कानों में पड़ी। मैं तो अपने एक्स को कब का भूल चुकी हूँ। मुझे पुरानी चीजों को दोबारा अपनाने का शौक नहीं है, और मैं वही पुरानी चीज था। मैंने भी तय कर लिया कि मैं अपनी पहचान उससे छुपा कर ही रखूंगा। शूट खत्म होने के बाद सब लोग अलग होने लगे। मैं भी यही सोच रहा था कि तभी एक सहकर्मी जोर से चिल्लाया, शियाओ यू, प्रॉप्स मिल गए क्या? अचानक पीछे पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मैंने जल्दी से सामान उठाया और वहां से भाग गया। बाय निंगबिंग मेरे पीछे नहीं आई। शायद उसने सुना ही नहीं, या शायद सुना भी हो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सेट सजाते समय मैंने अपने साथी से कहा, अगली बार मुझे शियाओ यू मत बुलाना, शियाओ फांग बुलाना। क्यों? शियाओ यू तो अच्छा नाम है, शियाओ फांग ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। वह हंस पड़ा और मेरी बात मान ली। ये मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर पहली फिल्म थी। शूट शुरू होने से पहले ही मुझे पता था कि फिल्म की हीरोइन बाय निंगबिंग है। वह फिल्मी परिवार से थी, आधी इंडस्ट्री के संसाधन उसके पास थे, और सबसे बड़ी बात, उसकी एक्टिंग भी शानदार थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में उसने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया था, और दुर्भाग्य से मैं उसका पहला प्यार था। मैंने बहुत सोचा था कि यह काम करूं या नहीं, लेकिन इतनी अच्छी नौकरी छोड़ना भी नहीं चाहता था। आखिरकार मैं आ गया, लेकिन मन ही मन मैंने कसम खाई, उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ, वरना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्योंकि 7 साल पहले हमारा ब्रेकअप बहुत बुरा हुआ था। मैंने उसे एक चिट्ठी लिखी थी। मुझे पहले से पता था कि तुम किसी बड़े फिल्मी परिवार से हो। मैं सिर्फ तुम्हारे घर की खबरें निकालने के लिए तुम्हारे करीब आया था। वैसे भी मुझे तुम्हारे जैसी गैंगस्टर लड़कियां पसंद नहीं है। मुझे तो नरम और शांत लड़कियां पसंद है। अब आगे कभी मत मिलना। चिट्ठी में जितना बेपरवाह बनने की कोशिश की थी, असल में मैं उतना ही टूटा हुआ था। मुझे नहीं पता बाय निंगबिंग ने वो चिट्ठी पढ़कर क्या महसूस किया होगा, लेकिन वह ऐसी इंसान थी जो बदला लेना नहीं भूलती थी। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो शायद मेरा करियर खत्म हो जाता। असल जिंदगी में वह टीवी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी चीन ही कमाल की है। अरे उसके माता पिता कौन है ये मत भूलो, दोनों कभी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे। वैसे मुझे तो बाय निंगबिंग का शांत और सभ्य स्वभाव पसंद है। वो स्कूल में जरूर सबसे लोकप्रिय लड़की रही होगी। मैं लगभग खांस पड़ा। बाय निंगबिंग और शांत सभ्य, बिल्कुल गलत। वह सिर्फ स्कूल की सबसे मशहूर लड़की नहीं थी, बल्कि ऐसी दबंग लड़की थी जिससे सब डरते थे। आज भी मुझे उससे पहली मुलाकात याद है। मूसलाधार बारिश हो रही थी, सड़क पर लोग जल्दी जल्दी भाग रहे थे, लेकिन वह सड़क किनारे ऐसे बैठी थी जैसे उसमें जान ही न हो। जब मैं उसके पास पहुंचा तब उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज बेहद रूखी थी, दफा हो जाओ। लेकिन मैं वहां से नहीं गया। मैंने चुपचाप अपनी छतरी उसके सिर के ऊपर कर दी। यहीं से मेरी और बाय निंगबिंग की कहानी शुरू हुई। मैंने सिर झटका और पुरानी यादों को दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश की। फिल्म सेट बहुत शोरगुल वाला था, इसलिए मैं सीढ़ियों के पास जाकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मैंने देखा बाय निंगबिंग अंधेरे में खड़ी थी। वो ठंडी नजरों से मुझे देख रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कई साल पहले जब सीढ़ियों वाला कमरा अंधेरा और शांत हुआ करता था। मैंने सिर झुकाया और वापस जाने लगा। तभी उसने मुझे रोक लिया। क्या काम करते हो? डायरेक्टर का असिस्टेंट हूँ। अभी अभी ग्रेजुएट होकर भी डायरेक्टर झांग के साथ काम मिल गया। काफी टैलेंटेड हो। धन्यवाद बाय मैडम। तुम्हारी उम्र कितनी है? 25। वो हल्के से हंसी और आलस भरे अंदाज में बोली, हम दोनों की उम्र तो बराबर है, फिर भी तुम मुझे मैडम बुला रहे हो। असिस्टेंट डायरेक्टर भी आपको बाय मैडम कहते हैं, और उनकी उम्र तो 43 साल है। फिर से बुलाओ। मैंने मजबूरी में कहा बाय मैडम। अंधेरे में मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई हो। एक ऐसी मुस्कान जिसमें बिल्कुल भी गर्माहट नहीं थी। मुझे अंदर से डर लगने लगा। फिर भी मैं खुद को तसल्ली दे रहा था, वह मुझे पहचान नहीं पाएगी। 7 साल पहले के मुकाबले मैं पूरी तरह बदल चुका था। पहले मैं दुबला पतला और कमजोर दिखता था, अब लोग मुझे अच्छा दिखने वाला लड़का कहते थे। यहाँ तक कि घर के रिश्तेदार भी मुझे तुरंत नहीं पहचान पाते थे, और अभी तो चारों तरफ अंधेरा था। बाय मैडम आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। रुको। उसने फिर मुझे आवाज दी, तुम्हारा नाम क्या है? फांग चेन। पहले कभी कोई और नाम इस्तेमाल किया है? नहीं। बाय निंगबिंग कुछ देर चुप रही। मेरे पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ गया। असल में मेरा पुराना नाम फांग चेन ही था, बाद में मैंने बदलकर फांग शियाओ रख लिया था। मैंने उससे पहले झूठ बोला था और अब फिर एक और झूठ बोल रहा था, शायद इससे हिसाब बराबर हो जाए। 11वीं की गर्मियों की छुट्टियों में मुझे बाय निंगबिंग सड़क किनारे मिली थी। उसने कहा था कि उसका कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, और मैंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। मुझे लगा वो भी मेरी तरह अकेली और बेसहारा है। जब मैं छोटा था मेरे माँ बाप का तलाक हो गया था। दोनों ने दूसरी शादी कर ली और अपने अपने नए बच्चों में व्यस्त हो गए। किसी ने मुझे अपने साथ नहीं रखा। मैं अपनी मौसी के घर के बेसमेंट में पला बड़ा। मैं बचपन से बहुत शांत और आज्ञाकारी था, क्योंकि ऐसा रहने पर कम से कम खाना तो मिल जाता था। मैं और बाय निंगबिंग बिल्कुल अलग इंसान थे। मैं शांत, शर्मीला और सिर्फ पढ़ाई में डूबा रहने वाला लड़का था। 11वीं में हम दोनों एक ही क्लास में आए। किसी को नहीं पता था कि उसका परिवार कौन है। यहाँ तक कि अफवाहें थीं कि उसके माँ बाप नहीं है और वह बेघर है। स्कूल में हम दोनों अजनबियों की तरह रहते थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि हर रात बाय निंगबिंग बेसमेंट की खिड़की पर दस्तक देती थी। मैं उसके लिए फर्श पर थोड़ी जगह खाली कर देता, जहाँ वह चादर बिछाकर सो जाती, और सुबह मौसी के उठने से पहले ही वह चुपचाप चली जाती, जैसे कभी आई ही ना हो। बाय निंगबिंग अक्सर क्लास बंक करती थी और हमेशा चोटिल रहती थी। जब भी मैं उसकी चोटों पर दवाई लगाता वह दर्द से कहती, फांग शियाओ थोड़ा धीरे नहीं कर सकते? मुझे सिर्फ शियाओ बुलाओ। ठीक है शियाओ, थोड़ा धीरे। शियाओ मेरा बचपन का नाम था जो मेरी दिवंगत नानी ने रखा था। मुझे यह नाम हमेशा ज्यादा पसंद था, क्योंकि बाय निंगबिंग हर रात मेरे पास आकर सोती थी, इसलिए मुझे लगने लगा था कि वह मुझसे भी ज्यादा दुखी है। धीरे धीरे मुझे एक और गलतफहमी हो गई। एक बार मैं किताब लाना भूल गया था और टीचर मुझे डांट रही थी। तभी बाय निंगबिंग क्लास की आखिरी सीट से उठकर आई और अपनी किताब मेरे डेस्क पर फेंक दी। हालांकि मैं लड़का था, लेकिन मेरी ग्रोथ देर से हुई थी, इसलिए मैं दूसरों से छोटा दिखता था। दूसरी क्लास के लड़के अक्सर मुझे परेशान करते थे। जब भी मैं चुपचाप अपमान सहता रहता, बाय निंगबिंग मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती। वह कहती, ये मेरे प्रोटेक्शन में है। मुझे लगा था कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन बाद में एहसास हुआ ऐसा कुछ भी नहीं था। बाय निंगबिंग किसी अमीर फिल्मी परिवार की बेटी थी। उसके घर में आलीशान बंगले
और महंगी स्पोर्ट्स कारें थी। उसका एक जूता भी मेरे पूरे सीजन के कपड़ों से ज्यादा महंगा था। असल में वह तो बस अपने परिवार को चिढ़ाने के लिए मेरे साथ रहती थी। मुझे ये सच कब पता चला? शायद उसी दिन जब लू जिंगनियन उसकी जिंदगी में आया, तभी मेरी सोच अचानक टूटी। मैं वापस फिल्म सेट पर पहुंचा तो किसी ने मेरे हाथ में एक मिल्क टी थमा दी। लू जिंगनियन फिर से शूटिंग सेट पर आया था। इस बार भी वह सबके लिए मिल्क टी लेकर आया। देखो तो सही, इतना अमीर और हैंडसम लड़का जब फिल्म क्वीन के साथ खड़ा होता है तो दोनों कितने परफेक्ट लगते हैं। मैंने भी बाकी लोगों की तरह दूर खड़े उन दोनों को देखा। बाई निंगबिंग हल्का सा सिर झुकाकर लू जिंगनियन की बातें सुन रही थी। वह दृश्य इतना खूबसूरत था कि नजर हटाना मुश्किल था। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे बाई निंगबिंग को एहसास हो गया हो और उसने मेरी तरफ देखा। मैं तुरंत सिर झुकाकर दूसरी तरफ देखने लगा। जब दोबारा नजर उठाई तो वह मुझे नहीं देख रही थी। मानो अभी जो हुआ वो सिर्फ मेरा भ्रम था। निंगबिंग, शूट खत्म होने के बाद मेरे साथ पेरिस चलोगी फैशन शो देखने? उसकी आवाज आज भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 7 साल पहले थी। मैं अनायास ही पुरानी यादों में खो गया। स्कूल के दिनों में मैं और बाई निंगबिंग सिर्फ अच्छे सहपाठी थे। फिर बोर्ड परीक्षा खत्म होने वाली गर्मियों में हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। बाई निंगबिंग कभी बहुत प्यार जताने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन वह मुझे ठुकराती भी नहीं थी। बस उसके मुंह से कभी मीठी बातें नहीं निकलती थी। फिर भी कुछ मामलों में वह अच्छी गर्लफ्रेंड थी। वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी और हमेशा मेरी इज्जत करती थी। लेकिन उसने मुझे कभी अपने दोस्तों से नहीं मिलवाया। एक बार मैं उसे सरप्राइज देने के लिए बिलियर्ड्स क्लब पहुंचा, लेकिन मुझे देखकर उसका चेहरा उतर गया। वह चिढ़कर बोली, आगे से यहाँ मत आना। तब मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शायद उसका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन फिर लू जिंगनियन आया, महंगे सूट में, परफेक्ट हेयर स्टाइल के साथ। वह जैसे रोशनी बनकर मेरी दुनिया में घुस आया। निंगबिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अभी नई फरारी लेकर आया हूँ, क्या मेरे साथ ड्राइव पर चलोगी? फरारी शब्द सुनकर ही मुझे झटका लग गया। लू जिंगनियन ने मेरी हैरान आंखों को देखा और पूछा, निंगबिंग ये कौन है? मैंने जवाब दिया, हेलो, मैं बाई निंगबिंग का बॉयफ्रेंड हूँ। वह हंस पड़ा, क्या मजाक कर रहे हो? निंगबिंग तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है? उसका असली होने वाला बॉयफ्रेंड तो मैं हूँ। हम दोनों परिवारों के बीच शादी की बात पहले से तय है। किसने कहा? बाई निंगबिंग का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने लू जिंगनियन को धक्का देकर बाहर किया और ठंडे स्वर में बोली, उस शादी के लिए मैंने कभी हाँ नहीं की, लेकिन उसकी सफाई बहुत कमजोर थी। बाद में बाई निंगबिंग के माता पिता मुझसे मिलने आए। तभी मुझे पता चला कि वह सिर्फ किसी अमीर परिवार की बेटी नहीं थी, बल्कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक थी। उसका परिवार मनोरंजन जगत का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता था। बाई निंगबिंग की अपने माता पिता से नहीं बनती थी। जानबूझकर उसने महंगे प्राइवेट स्कूल छोड़कर साधारण स्कूल में दाखिला लिया था। वह घर भी नहीं लौटती थी। उसके माता पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनकी बेटी कैसी जिंदगी जी रही है। उस दिन की बातचीत के आखिर में उसके पिता ने मुझसे कहा, फांग शियाओयू, शायद तुम नहीं जानते, निंगबिंग बहुत जिद्दी लड़की है। वह तुम्हारे साथ सिर्फ हमें परेशान करने के लिए है। वह सच में तुमसे प्यार नहीं करती। उसने पहले भी कई बार ऐसा किया है। अगर यकीन न हो तो जरा ध्यान से देखना कि वह जिंगनियन के साथ कैसा व्यवहार करती है। असल में जिसे वो पसंद करती है वो जिंगनियन है। बस उसे खुद अभी अपनी भावनाओं का एहसास नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम और हम लोग अलग दुनिया के इंसान हैं। बाद में मुझे एहसास हुआ कि उसके पिता झूठ नहीं बोल रहे थे। बाई निंगबिंग मुंह से चाहे जितना कहे कि उसे लू जिंगनियन पसंद नहीं, लेकिन उसके साथ उसका व्यवहार हमेशा बहुत नरम रहता था। एक बार लू जिंगनियन मेरा मजाक उड़ा रहा था कि मैं गरीब हूँ। तभी बाई निंगबिंग वहां आ गई और अगले ही पल लू जिंगनियन ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, निंगबिंग, अभी फांग शियाओयू मुझे मारने वाला था। बाई निंगबिंग ने तुरंत मेरी तरफ देखा, फांग शियाओयू, मैंने कहा था ना, उसे परेशान मत किया करो। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। बाई निंगबिंग पत्थर दिल नहीं थी, बस उसका दिल मेरे लिए नहीं धड़कता था। अगस्त के आखिर में मैंने उसके माता पिता की शर्त मान ली। उनकी मदद से मुझे विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला। मेरे जैसे इंसान के लिए ये शायद जिंदगी का इकलौता मौका था। जिस दिन मैं जा रहा था मैंने बाई निंगबिंग से कहा, मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। वह आदतन अपना बटुआ निकालते हुए बोली, सबसे महंगी वाली खरीदना। मैंने सिर हिलाया, नहीं, इस बार मैं खुद खरीदूंगा, मैं अभी जाकर आता हूँ। उसने बिना शक किए जवाब दिया, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। लेकिन उसके बाद मैं कभी वापस नहीं लौटा और उसके माता पिता की इच्छा के मुताबिक मैंने पीछे एक बेहद बेरहम ब्रेकअप लेटर छोड़ दिया। उस खत ने बाई निंगबिंग की सारी उम्मीदें पूरी तरह तोड़ दी। सिर्फ 3 महीने तक चली हमारी पहली मोहब्बत। पतझड़ के आते आते चुपचाप खत्म हो गई। उसके बाद मैंने अपना नाम बदल लिया और स्कूल के सभी लोगों से संपर्क तोड़ दिया। पहले मेरी मौजूदगी ही बहुत मामूली थी। स्कूल में लोग मुझे अक्सर तंग करते थे, लेकिन विदेश जाकर पढ़ाई करने का जो मौका मिला था मैंने उसे बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया। मैंने जिम जाना शुरू किया, अपने पहनावे और लुक पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे मेरा नाम भी बदल गया और चेहरा भी। ऊपर से बाई निंगबिंग के माता पिता ने जानबूझकर मेरी जानकारी छिपा दी, इसलिए वह मुझे कभी ढूंढ ही नहीं पाई। उसकी नजरों में मैं शायद मर चुका था, लेकिन उसकी खबरें मुझे हमेशा मिलती रही। मेरे जाने के बाद उसने 1 साल दोबारा पढ़ाई की, फिर फिल्म अकादमी में दाखिला लिया। उसके बाद उसने मनोरंजन जगत में कदम रखा और उसकी जिंदगी लगातार ऊंचाइयों पर पहुंचती चली गई। कैमरे के सामने वह बेहद नरम, शालीन और आकर्षक दिखती थी। उसकी मुस्कान लाखों फैंस का दिल जीत लेती थी। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्कूल के दिनों में वह कैसी लड़की थी। शायद लोग सच में बदल जाते हैं और मैं भी बदल चुका था। उस दिन का काम खत्म होते होते मेरा पूरा शरीर थकान से टूट चुका था, लेकिन बाकी स्टाफ अब भी बहुत उत्साहित था। ओह माय गॉड, ये फोटो तो कमाल की है। क्या हुआ? बाई निंगबिंग की नई शूटिंग फोटो ट्रेंड कर रही है। मैंने भी झुककर मोबाइल स्क्रीन देखी। एक तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही थी। उस सीन में बाई निंगबिंग अपनी पुरानी मोहब्बत से अचानक मिलती है। तस्वीर में उसकी आंखों का भाव इतना असली लग रहा था कि लोग दीवाने हो गए थे। उसने सच में किरदार को जिंदा कर दिया। फोटो में बाई निंगबिंग बेहद शांत और गरिमामयी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों के अंदर मानो लाल आग जल रही हो, बेकाबू पागलपन से भरी हुई आग। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा डरा दिया वो था फोटो का किनारा। जिस दिशा में उसकी नजरें थीं वहां धुंधला सा मेरा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा था। अगले दिन शूटिंग फिर शुरू हुई, लेकिन हीरो के साथ अचानक हादसा हो गया और उसे अस्पताल जाना पड़ा। ये फिल्म का बहुत महत्वपूर्ण सीन था। कोई भी शूटिंग रोकना नहीं चाहता था। डायरेक्टर बहुत परेशान था। आखिर में फैसला हुआ कि फिलहाल किसी बॉडी डबल से शूट कर लिया जाए ताकि बाई निंगबिंग वाले शॉट पूरे हो सके। लेकिन बॉडी डबल खुद बाई निंगबिंग को चुना था। मैं भी सबसे पीछे खड़ा था और तभी उसकी नजर सीधे मुझ पर आकर रुकी। उसी को लो, मैं अंदर से घबरा गया, लेकिन डायरेक्टर ने बिना कुछ पूछे तुरंत हामी भर दी। जल्दी जाओ और हीरो के कपड़े पहन लो। मुझे सिर्फ पीछे से दिखना था। फिर भी मेकअप आर्टिस्ट ने पूरा मेकअप किया ताकि कैमरे में फर्क न दिखे। जब मैं बाई निंगबिंग के सामने जाकर खड़ा हुआ तो वह कुछ सेकंड के लिए खोसी गई। फिर उसने पूछा, तुम बहुत नर्वस हो क्या? मैंने पहले कभी एक्टिंग नहीं की। तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बातें सुनना। थोड़ी देर रुक कर वह फिर बोली, आराम से रहो, अगर तुम ज्यादा टेंशन लोगे तो शरीर अकड़ जाएगा और कैमरे में सब नकली लगेगा। ठीक है, जरूरत पड़े तो गहरी सांस ले लेना। धन्यवाद बाई मैडम, जब कैमरा मेरी तरफ होगा तब बस मेरी डायलॉग सुनते रहना। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, और मैंने उसकी तरफ देखा। और क्या? उसकी आंखें अचानक बहुत गहरी हो गई। फिर उसने धीरे धीरे कहा, मेरी चॉकलेट कहाँ है? मेरे पूरे शरीर में झटका सा लगा। उसने
एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, शियाओयू 7 साल हो गए, अब तक तो चॉकलेट खरीद ली होगी है ना। उसी पल मुझे समझ आ गया, बाई निंगबिंग शायद बहुत पहले ही मुझे पहचान चुकी थी और संयोग से ये वही सीन था जहाँ फिल्म की नायिका कई साल बाद अपने पुराने प्रेमी से मिलकर उससे अपने दिल की बात कहती है। कुछ पलों के लिए मुझे सच में लगा कि वह डायलॉग नहीं बल्कि मुझसे अपने दिल की बात कह रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। असल जिंदगी में बाई निंगबिंग ने कभी मुझसे प्यार भरी बातें नहीं की थी। शूट खत्म होने के बाद डायरेक्टर ने मेरी पीठ थपथपाई, शियाओफांग तुम्हें एक्टिंग का टैलेंट है, अभी तुम्हारी आंखों का एक्सप्रेशन बहुत परफेक्ट था। मैं मन ही मन हंस पड़ा। क्या ये हो सकता है कि हम दोनों सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे बल्कि सच में वही महसूस कर रहे थे। उसके बाद के कई सीनों में बाई निंगबिंग ने खुद मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। अब मेरा सिर दर्द से फटने लगा था। बाई निंगबिंग जैसी बड़ी स्टार से कोई टकराना नहीं चाहता था। ये साफ लग रहा था कि वह जानबूझकर मुझे अपने आसपास रख रही है और मुझे लगने लगा था शायद ये उसकी बदला लेने की शुरुआत थी। कुछ ही समय में मुझे असिस्टेंट से सीधे प्रमोशन देकर असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया गया और वह भी बाई निंगबिंग का पर्सनल असिस्टेंट डायरेक्टर। अब मेरी जिंदगी ऐसी हो गई थी कि दिन के 18 घंटे मुझे उसी के आसपास घूमना पड़ता था। लेकिन मैं सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम नहीं कर रहा था। कभी सेट पर भारी सामान उठाना पड़ता तो कभी दूसरी भागदौड़ करनी पड़ती। एक दिन मैं भारी प्रॉप उठाने ही वाला था कि अचानक बाई निंगबिंग ने मेरी बाजू पकड़ ली, जाकर मेरे लिए मिल्क टी लेकर आओ। सिर्फ मिल्क टी ही नहीं, उसने ढेर सारे स्नैक्स भी मंगवाए। हालांकि सब कुछ ऑनलाइन डिलीवर हो सकता था लेकिन वह जिद करके मुझे ही बाहर भेजती। सच कहूं तो बाकी स्टाफ मुझसे जलने लगा था क्योंकि मैं ऑफिस के पैसे पर बाहर घुमाता था। लेकिन मजेदार बात यह थी कि जब मैं सब कुछ खरीद कर वापस आता तो बाई निंगबिंग का खाने का मन ही बदल चुका होता। एक हफ्ता उसकी इस तरह सेवा करते करते मेरा वजन तक बढ़ गया। धीरे धीरे बाकी लोग भी हैरान होने लगे, क्या वह जानबूझकर तुम्हें खाना खिलाती है? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वह तुम्हें बहुत छूट देती है। बाई निंगबिंग बहुत सख्त इंसान है। इस फिल्म में उसकी कंपनी का भी पैसा लगा है। उसने पहले वाले कई असिस्टेंट डायरेक्टरों को खूब डांटा था लेकिन तुम्हें उसने कभी कुछ नहीं कहा। मैं तुरंत बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन सेट पर फैल रही ये बातें आखिरकार लू जिंगनियन के कानों तक पहुंच गई। वह तुरंत सेट पर आया और मुझे घूरते हुए बोला, तो तुम ही निंगबिंग के नए असिस्टेंट हो? मैंने उसे तुरंत सुधारा, असिस्टेंट नहीं असिस्टेंट डायरेक्टर। वो हल्का सा हंसा, इतनी कम उम्र में तुम ये काम ठीक से कर लोगे? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, जिंग साहब किसी को चेहरे से मत आंकिए। वो काफी देर तक मुझे घूरता रहा, फिर अचानक बोला, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? शायद आपको गलतफहमी हुई है और मुझे अमीर लोगों से पुरानी बातें करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं फिर से अपने काम में लग गया। लू जिंगनियन ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, सिर्फ इसलिए कि निंगबिंग तुम्हें महत्व दे रही है तुम्हें यह मत लगने लगे कि तुम ऊपर चढ़ सकते हो। अपनी औकात में रहना सीखो वरना बाद में पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। मैंने भौहें सिकोड़ ली। आप कहना क्या चाहते हैं? वह मुस्कुराया, तुम निंगबिंग के पुराने बॉयफ्रेंड जैसे लगते हो। यह कहकर वह मेरे चेहरे का भाव पड़ने लगा। उसे उम्मीद थी कि मैं चौंक जाऊंगा या दुखी हो जाऊंगा लेकिन मैं सिर्फ हैरानी से उसे देखने लगा। लू जिंगनियन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, निंगबिंग तुम्हें इसलिए पास रखती है क्योंकि तुम उसके एक्स जैसे दिखते हो। वह तुम्हें सिर्फ उसका विकल्प समझती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें पसंद करती है, असल में वह उस आदमी से नफरत करती है। मैंने धीरे से अपना काम नीचे रखा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अगर वह सच में उससे नफरत करती है तो फिर उसकी जगह किसी और को क्यों ढूंढ रही है? ये बात थोड़ी विरोधाभासी नहीं लगती? लू जिंगनियन तुरंत चुप हो गया। वो बिना जवाब दिए वहां से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद मेरा दिल शांत नहीं हो पाया। शायद बाई निंगबिंग सच में मुझसे नफरत करती थी। उसी रात अचानक उसका मैसेज आया, मेरे लिए दवा लेकर आओ। मैं जानता था कि फिल्म की हीरोइन को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए तुरंत दवा लेकर उसके कमरे में पहुंचा। मुझे लगा वह बस मुझे परेशान कर रही होगी लेकिन इस बार वह सच में बीमार थी। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थी। मैं घबरा गया। क्या हुआ तुम्हें? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने इधर उधर देखा। तुम्हारी असिस्टेंट कहाँ है? शहर गई है, अभी वापस नहीं आ सकती। मैं थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि पहले उससे कभी पेट की बीमारी नहीं थी। तुम्हारे पेट को अचानक क्या हो गया? उसने आधी बंद आंखों से मुझे देखा। जिस साल मैंने दोबारा पढ़ाई की थी उस साल ठीक से खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि मेरे लिए खाना बचाने वाला कोई नहीं था। उसकी बात सुनते ही मुझे पुराने दिन याद आ गए जब वह रात में मेरे कमरे में आकर सोती थी तो मैं हमेशा उसके लिए खाना बचा कर रखता था और जब मैं अपना होमवर्क खत्म करता तब तक वह चुपचाप सारा खाना खत्म कर चुकी होती। मैं हल्की मुस्कान रोक नहीं पाया। स्कूल की कैंटीन का खाना अब भी उतना ही खराब है क्या? वह चुप रही। उसकी वही पुरानी जिद्दी आदतें आज तक नहीं बदली थी। मैंने देखा कि टेबल पर ढेर सारा खाना रखा हुआ था। सब कुछ अभी भी गर्म था, अभी अभी आया है, लेकिन पेट दर्द की वजह से मैं खा नहीं सकती। फेंकना भी बेकार होगा, तुम खा लो। वह ऐसे बोली मानो बात बिल्कुल मामूली हो। वैसे भी रोज फिल्म सेट का बेस्वाद खाना खाते खाते मेरा मन भर गया है। अगर नहीं खाओगे तो सब फेंक देना। मैंने डिस्पोजेबल चॉपस्टिक तोड़ी और चुपचाप टेबल के पास बैठ गया। मैं बहुत शांति से खाना खा रहा था। कमरे में भी अजीब सी खामोशी थी। मुझे लगा बाई निंगबिंग सो गई होगी लेकिन जैसे ही मैंने पलट कर देखा वो मुझे देख रही थी। बाई मैडम, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी इस बात ने उसका चेहरा कई दिनों तक खराब रखा लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। वैसे भी शूटिंग खत्म होने ही वाली थी लेकिन शूटिंग खत्म होने से कुछ दिन पहले एक बड़ा हादसा हो गया। एक सीन नाव पर शूट हो रहा था, तेज हवा चल रही थी। साउंड रिकॉर्डिस्ट वॉशरूम गया हुआ था तो मैंने अस्थायी तौर पर उसकी जगह काम संभाल लिया। मैं जहाज के किनारे खड़ा होकर अपने से भी लंबा माइक्रोफोन पकड़े हुए था। हवा की वजह से मेरा संतुलन बिगड़ रहा था। अचानक एक बहुत तेज झोंका आया, मेरे पैर फिसल गए और मैं सीधे झील में गिर पड़ा। लेकिन मुझे तैरना नहीं आता था। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। धुंधली चेतना में मैंने किसी की घबराई हुई आवाज सुनी, शियाओयू। अगले ही पल बाई निंगबिंग भी बिना सोचे झील में कूद गई। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया इतनी मजबूती से मानो अगर उसने छोड़ा तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली मैं एक अनजान कमरे में था। बेड के पास एक हाथ से लिखा नोट रखा था, ये मेरा घर है, शूटिंग लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं। मैंने तुम्हारी छुट्टी करवा दी है, कुछ दिन आराम करो। अगर कपड़े बदलने हो तो ड्रेसिंग रूम में नए पुरुषों के कपड़े रखे हैं। कमरे को देखते ही समझ आ गया कि यह बाई निंगबिंग का घर है। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से कलाकार शूटिंग लोकेशन के पास घर रखते हैं और उसके पास भी था। मैंने पहले गॉसिप में पढ़ा था कि वह ज्यादातर समय यहीं रहती है। घर बहुत साफ सुथरा था। मैं कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में गया लेकिन अंदर जाते ही मेरी नजर सबसे पहले एक काली छतरी पर पड़ी। वही पुरानी छतरी जो मैंने कई साल पहले बारिश वाले दिन बाई निंगबिंग को दी थी। छतरी अब काफी पुरानी हो चुकी थी, उसकी क्वालिटी भी खास नहीं थी, फिर भी उसे ड्रेसिंग रूम के बिल्कुल बीच में बहुत संभाल कर रखा गया था। उसे देखते ही मुझे वो तूफानी बारिश वाला दिन याद आ गया। मैं उसी छतरी से उसे बारिश से बचा रहा था और वह लगातार मुझे भगाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पता नहीं उस दिन मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई थी। मैंने उसकी बाह पकड़कर उसके जख्म देखने शुरू कर दिए थे। वह गुस्से में कुछ बुरा बोलना चाहती थी लेकिन खुद को रोक लिया था। असल में बाई निंगबिंग बाहर से जितनी सख्त दिखती थी अंदर से उतनी ही मासूम थी। मैंने हल्के से कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी पहले भी तो देख चुकी हो। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैंने गलत बोल दिया और सच में बाई निंगबिंग के होंठ कस गए। उसका चेहरा यहाँ तक कि गर्दन तक लाल हो गई। मैंने तुरंत बात बदल दी, आज तुम्हारी शूटिंग नहीं है क्या? आज का काम
काम खत्म हो गया, मैं तुम्हारे लिए दलिया बनाती हूँ, फिर तुम दवा खाकर आराम करना। पानी में गिरने की वजह से तुम्हें हल्का बुखार भी है। कुछ देर बाद जब वह दलिया लेकर वापस आई तो उसके शरीर पर एप्रन बंधा हुआ था। मैं उसे कुछ सेकंड ज्यादा देर तक देखता रह गया। तुम एप्रन में बहुत नरम और घरेलू लग रही हो। वह तुरंत पलटी। क्या कहा तुमने? मैं तुरंत संभल गया। मैंने कहा धन्यवाद। उसकी आंखें हल्की चमक उठी, लेकिन आवाज फिर भी पहले जैसी सख्त थी। सारा खाना खत्म करना, कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ और खाना हो तो मैं मजबूरी में बना भी सकती हूँ। मैं मुस्कुराया। इतनी मेहनत मत करो, तुम अपना काम देखो। वह धीरे से बोली, कल सुबह मेरी कोई शूटिंग नहीं है, आज रात मैं सेट पर वापस नहीं जाऊंगी। वैसे भी मेरे पास सब्जियां तैयार करने का समय है। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आज रात तुम यहीं सोओगे, मैं साइड वाले कमरे में चली जाऊंगी, वहाँ अतिरिक्त बिस्तर नहीं है। तुम बीमार हो इसलिए बेवजह इधर उधर मत घूमो। उसने फर्श की तरफ इशारा किया। पुराने दिनों की तरह मैं नीचे सो जाऊंगी। उस रात मेरा बुखार फिर बढ़ गया और बाई निंगबिंग लगभग पूरी रात नहीं सोई। वह थोड़ी थोड़ी देर में उठकर मेरे माथे पर रखी तौलियां बदलती रही। बुखार में इंसान को अक्सर अजीब भ्रम होने लगते हैं। धुंधली चेतना में मुझे लगा जैसे मैं फिर उसी पुराने बेसमेंट में लौट आया हूँ। बाई निंगबिंग हमेशा की तरह फर्श पर सो रही थी और मुझसे कई फीट दूर लेटी थी, मानो जानबूझकर दूरी बना रही हो। हमारे बीच एक छोटी मेज थी, मैं सिर्फ उसकी पतली पीठ देख पा रहा था। मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। एक बार बाई निंगबिंग खुद बीमार थी, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। आधी रात को मुझे कुछ अजीब लगा तो मैं उठ गया। उसका माथा बहुत गर्म था। मैं जल्दी से दवा लाया और बार बार उसके चेहरे को ठंडे पानी से पोंछता रहा। तभी उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने बहुत देर तक मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मानो डर हो कि मैं कहीं चला ना जाऊं। जब वह गहरी नींद में सो गई तभी उसकी पकड़ ढीली हुई। ग्रेजुएशन से पहले वह हमारी सबसे करीब वाली रात थी। बाकी समय हम दोनों लगभग अजनबियों की तरह रहते थे। स्कूल में एक दूसरे के पास से गुजर जाते, लेकिन रुकते नहीं थे। किसी तरह वो रात गुजर गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो बाई निंगबिंग घर पे नहीं थी। उसे अचानक दोबारा शूटिंग के लिए बुला लिया गया था, लेकिन टेबल पर पहले से बना हुआ खाना रखा था और ठीक बीच में सबसे महंगी चॉकलेट का एक पैकेट रखा था। मैं खाना खा ही रहा था कि तभी दरवाजा खुला। मुझे लगा बाई निंगबिंग वापस आ गई, लेकिन अंदर एक अनजान औरत आई। मैंने उसे पहले देखा हुआ था। वो बाई निंगबिंग की मैनेजर थी और उसकी बहुत करीबी दोस्त भी। वो मुझे देखकर कुछ सेकंड तक चुप रह गई, फिर अजीब नजरों से देखने लगी। मैंने जल्दी से समझाया, मैं सिर्फ फिल्म यूनिट का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। वो अचानक पूछ बैठी, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, आप मुझे फांग शियाओयू कह सकती हैं। इतना सुनते ही वह लगभग उछल पड़ी। फांग शियाओयू? तो तुम ही वो शियाओयू हो? वह मुझे अविश्वास से घूरने लगी। क्या हुआ? मेरे पूछने पर उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे बोली, तुम्हारे गायब होने के बाद बाई निंगबिंग पागलों की तरह तुम्हें ढूंढती रही, लेकिन जब तुम नहीं मिले तो उसने खुद को पूरी तरह बर्बाद करना शुरू कर दिया। ना ठीक से खाती थी, ना सोती थी, वो पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन अब अच्छा है, आखिरकार उसने तुम्हें ढूंढ लिया। अब शायद वह सुकून से जी पाएगी। 7 साल उसने खुद को बहुत तकलीफ दी है। मैं चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, हमारा रिश्ता सिर्फ 3 महीने चला था, इतना भी याद रखने लायक नहीं था। मैनेजर तुरंत सिर हिलाने लगी। तुम्हें कुछ नहीं पता, बाई निंगबिंग ने स्टार बनने का फैसला भी तुम्हारी वजह से लिया था। मैं हैरान रह गया। वह आगे बोली, अपने माता पिता की वजह से वह बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री से नफरत करती थी। उसके घर वाले चाहते थे कि वह बचपन से ही अभिनेत्री बने, लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया। लेकिन तुमसे अलग होने के बाद उसने अचानक कहा कि वह स्टार बनेगी, क्योंकि तुम्हें फिल्में बहुत पसंद थी। और उसका कहना था अगर वह सबसे चमकदार जगह पर खड़ी होगी तो शायद तुम उसे देख पाओगे। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया, क्योंकि मुझे सच में वो रात याद थी। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने अंधेरे में लेटी बाई निंगबिंग से पूछा, भाई तुम सो गई क्या? नहीं, आज मैंने एक फिल्म देखी, शोशैंक रिडेम्पशन, वो फिल्म बहुत अच्छी थी। बाई निंगबिंग ने बेरुखी से जवाब दिया, मुझे दिलचस्पी नहीं है। मैं धीरे से बोला, लेकिन मैं भविष्य में फिल्में बनाना चाहता हूँ। हालांकि फिल्म बनाना बहुत महंगा होता होगा, अफसोस मेरे पास पैसे नहीं है। बाई निंगबिंग ने तुरंत कहा, फिल्म बनाना इतना भी महंगा नहीं होता। उस समय मुझे लगा उसे दुनिया की कोई समझ नहीं है, बस अजीब अजीब सपने देखती रहती है। इसलिए मैंने आगे बात नहीं बढ़ाई, लेकिन अब पता चला उसे वो सारी बातें आज भी याद थी। मैनेजर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सिर्फ 3 महीने और उसने तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए दिल में बसा लिया। दोपहर में बाई निंगबिंग वापस घर लौटी। उसने मैनेजर को देखकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैनेजर मुस्कुराई, तुम्हारी शूटिंग खत्म होने वाली है, सोचा थोड़ी सफाई कर दूं। बाई निंगबिंग ने तुरंत कहा, जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। और हाँ, मैं कुछ समय आराम करना चाहती हूँ, अभी कोई नया काम मत लेना। मैनेजर हंस पड़ी, वाह, प्यार मिला नहीं कि दोस्ती भूल गई। याद है पहले जब तुम इसे ढूंढ नहीं पा रही थी तो मेरे सामने बैठकर रोती रहती थी। बाई निंगबिंग तुरंत शर्मिंदा होकर बोली, मेरे बॉयफ्रेंड के सामने ये सब मत बोलो। मैंने तुरंत सुधार किया, एक्स बॉयफ्रेंड, और वैसे भी तुमने खुद मुझसे कभी ब्रेकअप नहीं किया। बाई निंगबिंग तुरंत बोली, मैंने चिट्ठी छोड़ी थी। मैंने शांत आवाज में कहा, सिर्फ एक चिट्ठी, मैंने पढ़कर फेंक दी थी। मुझे कैसे पता चलता कि वो सच में तुम्हारी लिखी हुई थी? मैनेजर माहौल समझकर चुपचाप निकल गई। मैंने बाई निंगबिंग से पूछा, उस चिट्ठी में मैंने लिखा था कि मैं तुम्हारे परिवार की खबरें निकालना चाहता था, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बाई निंगबिंग फल धोते हुए बोली, तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं थी, और वैसे भी अगर सच में कोई खबर फैलती तो मुझे पता चल जाता। मैं पूरी तरह चुप हो गया। फिर मैंने धीरे से कहा, ब्रेकअप के लिए सिर्फ एक इंसान का फैसला काफी होता है, चाहे तुम मानो या नहीं। हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। ये सुनते ही बाई निंगबिंग का शरीर हल्का सा कांप गया। वह पलटकर मेरी तरफ देखने लगी। तो क्या मैं तुम्हें फिर से प्यार कर सकती हूँ? मैंने सिर झुका लिया, कोई फायदा नहीं है। वह धीरे से बोली, क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने अपनी असली पहचान तुमसे छिपाई, या इसलिए क्योंकि लू जिंगनियन वाली बात मैं तुम्हें ठीक से समझा नहीं पाई? मैंने लंबी सांस ली, दोनों वजह है और शायद कोई भी वजह नहीं। फिर मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं, अब जबरदस्ती मत करो। कमरे में अचानक गहरी खामोशी छा गई। काफी देर बाद उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वह लगभग रोते हुए बोली, लेकिन मैं जबरदस्ती करना चाहती हूँ। मैंने उसकी बात दिल पर नहीं ली। शूटिंग खत्म होने के बाद मैं अपने पुराने शहर वापस चला गया। मौसी का पुराना घर टूटने वाला था। उन्होंने मुझे बुलाया था ताकि पुराने सामान को समेटने में मदद कर सकूं। हालांकि मौसी हमेशा अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा महत्व देती थी, लेकिन उन्होंने मुझे पाला भी था। मैं एहसान फरामोश नहीं बनना चाहता था। घर लौटते समय मैं अपने पुराने हाई स्कूल के पास से गुजरा। स्कूल कुछ साल पहले दोबारा बनाया गया था, अब सब कुछ काफी बदल चुका था। मैं कुछ देर स्कूल के गेट के सामने खड़ा रहा, तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे तुम वही हो ना? मैंने पलट कर देखा। सफाई कक्ष से मेरी उम्र की एक महिला बाहर आई। वह मुझे ध्यान से देख रही थी। तुम इसी स्कूल के छात्र थे ना? मुझे याद है, तुम बाई निंगबिंग की क्लास में थे। मैंने सिर हिलाया, जी। लेकिन आप कौन है? वह मुस्कुराई, मैं वही लड़की हूँ जिसका कभी बाई निंगबिंग से झगड़ा हुआ था। फिर उसने अचानक पूछा, वैसे आज तुम अकेले क्यों हो? बाई निंगबिंग कहाँ है? वो तो हमेशा तुम्हारे पीछे रहती थी। मैं चौंक गया, मेरे पीछे? वह हंस पड़ी, हाँ, हर दिन रात की क्लास खत्म होने के बाद बाई निंगबिंग चुपचाप तुम्हारे पीछे पीछे चलती थी। तुम्हें सच में पता नहीं था? मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह आगे बोली, जिस दिन मेरा उससे झगड़ा हुआ था, बीच में उसने अचानक कहा कि उसे स्कूल वापस जाना है। मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो लड़की कभी स्कूल की परवाह नहीं करती थी, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे चली गई। फिर मैंने देखा वो स्कूल गेट पर खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और जैसे ही तुम बाहर निकले वो चुपचाप तुम्हारे पीछे चलने लगी।
जब तक तुम घर नहीं पहुंच गए वो दूर से तुम्हें देखती रही। उसके बाद ही वो वापस मेरे पास आई। मैं पूरी तरह निशब्द था। लड़की धीरे से मुस्कुराई। बाद में मुझे समझ आया उसे डर था कि कहीं उसके दुश्मन तुम्हें नुकसान न पहुंचा दें, इसलिए वो हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करती थी। जब वह लड़की यह बात बता रही थी उसने सड़क के कोने में खड़े उस पुराने प्लेटनस के पेड़ की ओर इशारा किया। वो हमेशा वहीं खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार करती थी। 17 साल की बाई निंगबिंग को काले कपड़े पहनना बहुत पसंद था। रात के अंधेरे में वह इतनी घुल जाती थी कि दूर से उसे पहचानना मुश्किल हो जाता। तेज हवा चली और कुछ पल के लिए मुझे सच में लगा जैसे वह आज भी उसी पेड़ के नीचे खड़ी हो। तभी मौसी का फोन आया। उन्होंने जल्दी घर आने को कहा। जब मैं पहुंचा तो पुराने बेसमेंट का सामान निकाला जा रहा था। मेरा पुराना बिस्तर, मेरी पढ़ाई की मेज, एक एक चीज बाहर लाई जा रही थी। अचानक मौसी ने मुझे आवाज दी, xiaoyu इधर आओ। मुझे यहाँ कुछ मिला है। मैं जल्दी से उनके पास गया। उन्होंने जमीन की ओर इशारा किया। मैं कुछ सेकंड तक चुप रह गया। फर्श पर जगह जगह मेरे नाम को खुरच कर लिखा गया था, बार बार, सैकड़ों बार, पांग शियाओयू। मौसी ने धीरे से कहा, ये उसी लड़की ने लिखा होगा ना, वही जो अब बड़ी अभिनेत्री बन गई है। मैं हैरान रह गया। आपको कैसे पता? मौसी हल्का सा मुस्कुराई। वो एक बार मुझसे मिलने आई थी। मैं तुरंत पूछ बैठा, क्या आपको याद है? मौसी कुछ देर पुराने दिनों को याद करती रही, फिर बोली, एक बार मुझे यहाँ कुछ मिला था और मैंने तुम्हें बहुत डांटा था, याद है? मुझे तुरंत वो दिन याद आ गया। उस समय मैंने कितनी जिद की थी, चाहे जितना पूछा जाए। मैं सच बताने को तैयार नहीं था। मैं बस यही कहता रहा कि वो सब मैंने खुद किया है। मौसी ने धीरे से कहा, लेकिन मैं जानती थी तुम ऐसे बच्चे नहीं हो। पुरानी यादों को सोचकर उनकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। फिर उन्होंने आगे कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें डांटा था वो लड़की खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसने सब कुछ देख लिया था। बाद में वो अकेले मेरे पास आई और मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। मैंने अनजाने में अपनी उंगलियां कस ली। सांसें भी धीमी पड़ गईं। मौसी धीरे से बोली, वो बार बार मुझसे माफी मांग रही थी, मुझसे विनती कर रही थी कि मैं तुम्हें डांटूं नहीं। मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें बिगाड़ न दे, इसलिए मैंने उसे दोबारा यहाँ आने से मना कर दिया। तभी मुझे सच समझ आया। 11वीं खत्म होने के बाद बाई निंगबिंग अचानक हमारे घर आना बंद कर चुकी थी। उसने मुझसे कहा था मुझे रहने की दूसरी जगह मिल गई है, लेकिन असल वजह कुछ और थी। वो सिर्फ मुझे मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। मैं नीचे झुका और फर्श पर बने उन घिसे हुए निशानों को देखने लगा। उन निशानों से साफ पता चलता था कि उसने यहाँ कई रातें जाकर बिताई थी। बाई निंगबिंग हमेशा चुप रहती थी, लेकिन शायद मन ही मन मुझे हजारों बार पुकारती रही। घर टूटने से एक दिन पहले मैं एक बार फिर स्कूल से पैदल मौसी के घर की तरफ चला। वही पुरानी सड़क, दोनों तरफ घने पेड़, सब कुछ वैसा ही था। चलते चलते जब मैं उस छोटे बेसमेंट की खिड़की तक पहुंचा तो अचानक दिल जोर से धड़क उठा। जिस औरत ने सबसे पहले हाथ बढ़ाकर मुझे छूने की कोशिश की, मैंने तुरंत उसकी कलाई पकड़कर जोर से मोड़ दी। दर्द से वह जोर से चीख उठी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। मुड़कर देखा, वह बाई निंगबिंग थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने बिना झिझक उन लड़कियों की तरफ कदम बढ़ाए और बोली, वो नहीं मारेगा लेकिन मैं मार सकती हूँ। उस पल ऐसा लगा जैसे उसकी सारी नकली मुस्कान और स्टार वाली छवि टूट गई हो और मेरे सामने वही पुरानी जिद्दी लड़की वापस आ गई हो जिसे मैं सालों पहले जानता था। उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक थी जैसे अकेले 4 लोगों से भी लड़ सकती हो। लेकिन मैं जानता था कि अब उसकी पहचान अलग है। वह कोई आम लड़की नहीं रही थी, इसलिए मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बाई निंगबिंग, तुम गुस्सा मत करो। मेरी बात सुनते ही वह अचानक शांत पड़ गई। उसका चेहरा नरम हो गया जैसे भीतर का सारा तूफान एक पल में खत्म हो गया हो। मैंने धीरे से कहा, चलो यहाँ से भागते हैं। उसने बिना कुछ बोले मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया। अगले ही पल हम दोनों सड़क पर दौड़ रहे थे। भीड़, गाड़ियां, शोर सब पीछे छूटता जा रहा था। सिर्फ हमारी तेज धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय फिर से 7 साल पीछे लौट आया हो। हम भागते भागते आखिर मेरी मौसी के पुराने घर के बेसमेंट तक पहुंच गए। वहां अब कुछ भी नहीं बचा था। कमरे से सारा सामान हट चुका था। बिजली भी नहीं थी, सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे को रोशन कर रही थी। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर एक साथ बोल पड़े। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पहले मैं बोलूंगा। तुम रोज मेरे पीछे पीछे घर तक आती थी ना? बाई निंगबिंग ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि मेरा स्वभाव खराब था। मैं बहुत लोगों से लड़ती थी। मुझे डर रहता था कि कहीं कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने हैरानी से पूछा, तो तुमने कभी बताया क्यों नहीं? वह हल्का सा हंसी। तुम्हें बताकर क्या करती? तुम्हें बस पढ़ाई करनी थी, बाकी सब मैं संभाल लेती। मैंने फर्श पर उकेरे गए अपने नामों की तरफ इशारा किया। और ये? वह कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, इसका मतलब था कि मैं तुम्हें पसंद करती थी। मैं स्तब्ध रह गया। लेकिन तुमने कभी कहा नहीं। उसने नजरें झुका ली, क्योंकि मुझे कभी प्यार जताना आया ही नहीं। बचपन से किसी ने मुझे सिखाया ही नहीं कि किसी से प्यार कैसे करते हैं। उसने बताया कि वह आईने के सामने खड़े होकर मैं तुमसे प्यार करती हूँ बोलने की प्रैक्टिस करती थी, लेकिन हर बार शर्म से रुक जाती थी। इसलिए उसने 1000 कागज की सारस चिड़ियां बनाई थी और हर एक के अंदर लिखा था, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वह उन्हें मेरे जन्मदिन पर देना चाहती था, लेकिन उससे पहले ही मैं उसकी जिंदगी से गायब हो गया। कुछ देर बाद मैंने धीरे से पूछा, और लू जिंगनियन? उसने तुरंत सिर हिलाया। मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया। फिर उसने बताया कि बचपन में जब उसे तेज बुखार आया था तब वही सबसे पहले उसे अस्पताल लेकर गया था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी। उसी दिन उसने तय किया कि वह उसे अपने बड़े भाई की तरह मानेगी। मैं हमेशा उसे परिवार की तरह समझती रही, लेकिन उस गर्मियों में उसने मुझे धमकी दी थी। मैं चौंक गया। उसने भारी आवाज में कहा, उसने कहा था कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वो तुम्हारे खिलाफ मेरे माता पिता के कान भर देगा और वो लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। बाई निंगबिंग ने धीरे से कहा, अगर मेरे माता पिता तुमसे नाराज हो जाते तो वो चुपचाप तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकते थे। हो सकता था कि तुम्हें कॉलेज में दाखिला तक न मिलता। उसकी बात सुनकर मुझे सब समझ आ गया। मैंने धीमी आवाज में पूछा, इसलिए तुम हमेशा कहती थी कि मैं लू जिंगनियन से दूर रहूं? उसने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा था कि तुमने उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम्हारा उससे कोई संबंध ही ना रहे। तुम उससे बात तक मत करो, तभी तुम सुरक्षित रहोगे। यह कहते हुए उसकी आवाज धीमी पड़ गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी बातों से तुम इतना गलत समझ जाओगे। तुम सीधे मुझसे पूछ भी सकते थे। मैं चुप हो गया। पुरानी बातें याद आते ही दिल अजीब सा भारी हो गया। फिर मेरे मन में अचानक एक सवाल उठा, क्या सिर्फ वही प्यार करना नहीं जानती थी? नहीं, मैं भी नहीं जानता था। बचपन में अपने ही माता पिता से बार बार ठुकराए जाने के बाद मैंने सवाल पूछना ही छोड़ दिया था। मेरी दुनिया में सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, अच्छे नंबर लाना, अच्छा काम करना और लोगों से थोड़ी सी तारीफ पा लेना। क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता था कि अगर मैं गलत निकला तो फिर से छोड़ दिया जाऊंगा। इसीलिए बाई निंगबिंग के सामने मैं अंदर ही अंदर टूटता रहा, लेकिन उससे कभी शिकायत नहीं कर पाया, न गुस्सा किया, न सवाल पूछा। प्यार करना नहीं आना, शायद यही हमारी सबसे बड़ी समानता थी। खिड़की से आती चांदनी कमरे में फैल रही थी। कुछ देर बाद मैंने धीरे से कहा, एक बात और है, मेरे विदेश जाने का खर्च तुम्हारे माता पिता ने उठाया था। वह हल्का सा मुस्कुराई। मुझे पहले से पता था। मैंने नजरें झुका ली। असल में मैं मना भी कर सकता था, लेकिन वो शायद मेरी जिंदगी का इकलौता मौका था। मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया था। बाई निंगबिंग ने बहुत नरम आवाज में कहा, मैं समझती हूँ। फिर वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। शियाओयू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। कभी कभी थोड़ा स्वार्थी होना भी जरूरी होता है।
है, वरना दुनिया तुम्हें चोट पहुंचाती रहेगी। मैंने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अब मैं भी अपने करियर पर ध्यान दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं हंस पड़ा। तुम एक मशहूर अभिनेत्री हो, तुम्हारा भविष्य इतना बड़ा है, फिर मेरे पीछे क्यों आना चाहती हो? वह मेरी आंखों में देखते हुए बोली, क्योंकि अभिनेत्री बनने की वजह भी तुम ही थे। मैं कुछ बोल नहीं पाया। वह धीरे से मुस्कुराई। हमारा रिश्ता सिर्फ 3 महीने चला था, लेकिन मेरा प्यार सिर्फ 3 महीने का नहीं था। गलतफहमियां दूर होने के अगले ही दिन बाई निंगबिंग ने सबके सामने हमारा रिश्ता स्वीकार कर लिया। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर मुझे टैग भी किया। पोस्ट की एक लाइन इंटरनेट पर छा गई, 3 महीने के बदले पूरी जिंदगी। पूरा इंटरनेट हिल गया। हर जगह सिर्फ हमारी चर्चा हो रही थी। मुझे डर था कि उसके माता पिता फिर से बीच में आएंगे, लेकिन इस बार मैं गलत था। अब बाई निंगबिंग 25 साल की थी। वह अब किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाली थी। शायद 7 साल पहले भी उसे रोका नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने मुझे कमजोर कड़ी समझा था। और सच कहूं तो मैं हार किसी और से नहीं, अपने ही आत्मविश्वास की कमी से गया था। लेकिन इस खबर के बाद एक और इंसान इंटरनेट पर छा गया, लू जिंगनियन। उसी दिन वह गुस्से में मेरे पास आया। अब समझ आया, तुम वही फांग शियाओयू हो। मैंने शांत होकर कहा, हाँ तो। वह दांत भींच कर बोला, तुरंत बिंग बिंग से अलग हो जाओ। उससे शादी तो मेरी होनी थी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आई। मेरी शादी किससे होनी थी? हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। बाई निंगबिंग वहीं खड़ी थी। लू जिंगनियन अभी भी गुस्से में था। तुमने इंटरनेट की बातें नहीं देखी? सब लोग उसे तुम्हारे पैसे पर जीने वाला कह रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि इसने हमारे रिश्ते के बीच आकर सब खराब किया। अगर इसे अपनी नौकरी प्यारी है तो इसे तुरंत तुमसे दूर हो जाना चाहिए। बाई निंगबिंग का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। उसने सीधा पूछा, हम दोनों का रिश्ता कब था? मुझे तो याद नहीं। लू जिंगनियन कुछ बोल नहीं पाया। वह आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, लू जिंगनियन, तमीज से बात करो। तुमने कहा था कि तुम मुझे अपना परिवार मानते हो, फिर आज मुझ पर ही गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए हमेशा अपनी तरफ से सब किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी जिंदगी तय करोगे। उसने साफ शब्दों में कहा, दोस्ती का मतलब दोस्ती होता है। अगर तुम उससे आगे कुछ चाहोगे तो फिर दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। लू जिंगनियन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बाई निंगबिंग, तुम इस लड़के के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी हो। वह गुस्से में बोला, ठीक है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, सबको सच बताऊंगा। इसकी गरीब लड़के वाली पहचान कभी नहीं बदलेगी। बाई निंगबिंग ने बिना डरे जवाब दिया, सबसे पहले तुम्हारे और मेरे बीच कोई कानूनी रिश्ता कभी था ही नहीं। बचपन में बड़े लोगों ने मजाक में जो कहा था उसे मैं कई बार सार्वजनिक रूप से नकार चुकी हूँ। बाई निंगबिंग ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, और दूसरी बात, अगर तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर मुझे भी सख्त कदम उठाने से मत रोकना। लू जिंगनियन गुस्से में बोला, लेकिन वो गरीब लड़का तुम्हारे लायक ही नहीं है। ये सुनकर बाई निंगबिंग ने उसे दया भरी नजरों से देखा और बोली, तुम्हारे मुंह से हर वक्त बस गरीब शब्द ही निकलता है। लू जिंगनियन, क्या तुमने कभी सच में किसी से प्यार किया भी है? बिल्कुल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, बाई निंगबिंग ने उसकी बात काट दी। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर मैं बाई परिवार की बेटी ना होती, अगर मेरे माता पिता मशहूर स्टार ना होते, अगर मैं सिर्फ सड़क पर घूमने वाली एक बिगड़ी हुई लड़की होती, तब भी क्या तुम मुझसे प्यार करते? लू जिंगनियन एकदम चुप हो गया। शायद उसने कभी इस सवाल के बारे में सोचा ही नहीं था। बाई निंगबिंग आगे बोली, अगर किसी बरसात वाले दिन तुम मुझे सड़क किनारे अकेले बैठे देखते तो क्या मेरे लिए छाता पकड़ते? नहीं, तुम शायद मुझे समाज की खराब लड़की समझकर नफरत करते। उसकी आवाज अब धीमी लेकिन बेहद गंभीर थी। तुम्हें मेरी पहचान पसंद है, मैं नहीं। तुम तो यह बात भी स्वीकार नहीं कर पा रहे कि मैं कभी एक छोटी गुंडा लड़की थी। इतना कहकर बाई निंगबिंग मेरा हाथ पकड़कर वहां से चली गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लू जिंगनियन अब भी वहीं खड़ा था, जैसे उसकी दुनिया हिल गई हो। पता नहीं उसे हमारी बात समझ आई या नहीं, लेकिन एक हफ्ते बाद खबर मिली कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तय समय पर होने वाली है। बाई निंगबिंग उसे रोक नहीं सकती थी, लेकिन उसने आने वाले हर हालात से निपटने की पूरी तैयारी कर ली थी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसी नहीं निकली जैसी सबने सोची थी। उस दिन लू जिंगनियन शानदार कपड़ों में कैमरों के सामने आया, लेकिन उसका चेहरा थका और बुझा हुआ लग रहा था। उसने माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर कहा, आज मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ, मेरा और बाई निंगबिंग का कोई शादी का रिश्ता नहीं है। पूरा हॉल हैरानी से भर गया। लोग तो किसी बड़े स्कैंडल की उम्मीद लेकर आए थे, जैसे कि फिल्म स्टार का अफेयर या धोखा। लेकिन लू जिंगनियन ने शांत आवाज में कहा, मैं और बाई निंगबिंग बचपन से साथ बड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे परिवारों का आपस में बिजनेस संबंध था। उसने हमेशा मुझे बड़े भाई की तरह माना और मैंने भी उसे सिर्फ छोटी बहन समझा। जहाँ तक शादी की बात है, वो सिर्फ परिवार वालों का मजाक था। हमने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। उसने आगे कहा, मैंने कभी बाई निंगबिंग से प्यार नहीं किया और न ही उसने मुझसे। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग अब झूठी अफवाहें फैलाना बंद करेंगे। कुछ सेकंड